हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। जो कल आपका पेपर होने वाला है अलजेब्रा का। सो हाउ टू रिवाइज इन शॉर्ट टाइम। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर वन बाय वन of algebra chapters. So this video will help you to revise in short time. Okay. So let's start with the first chapter of your algebra, that is linear equation in two variables. इसमें already आपको पता है uh, this is general form of linear equation in two variables. Ax plus by plus c is equal to 0. Okay. And in this इसमें से a b c क्या होगा, रियल नंबर्स होगा. एंड फ्रॉम इन दिस ए और बी शुड बी नॉट जीरो, मतलब वो जीरो नहीं होना चाहिए. और बाकी एक्स और वाई जो है वो तुम्हारा वेरिएबल्स होगा, मतलब उसका वैल्यू चेंज होते रहेगा, इसलिए हम वेरिएबल्स बोलते हैं. सो इसमें why we are starting with the general form, because we must know how to frame a linear equation in two variables. Because when you solve word problems, so for word problems you must know how to frame a linear equation in two variables. इसलिए आपको सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि how to frame a linear equation in two variables. So first, ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस मोस्टली आता है 1 मार्क्स में. ओके, 1 मार्क क्वेश्चन में इट मे बी एमसीक्यू, और क्वेश्चन नंबर 1 बी में आपके लिए फ्रेमिंग की इक्वेशंस. ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि राइट एनी टू और फ्रेम एनी टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. तो उसके लिए आपको ये जनरल फॉर्म माइंड में रखना पड़ेगा. और यहाँ पर ऑलरेडी हमने दिया है कि ए बी सी का मतलब क्या होता है, रियल नंबर्स. और ए बी जीरो नहीं होना चाहिए. और रियल नंबर्स में सब टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं, जैसे कि प्लस माइनस फ्रैक्शन पॉइंट डेसिमल वाला जो. जैसे कि अब फ्रेमिंग इक्वेशंस में मैं एक एग्जांपल बताऊंगा. सपोज इफ आई एम राइटिंग 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5. हो गया एक इक्वेशन मेरा. एट द प्लेस ऑफ ए 2 है, एट द प्लेस ऑफ बी 3 है, एट द प्लेस ऑफ सी वी हैव 5. सो ये तीनों भी रियल नंबर्स हैं और x और y वेरिएबल्स है. या फिर आप लोग दूसरा कुछ भी फ्रेम कर सकते हो, जैसे कि √3x माइनस √5y इज इक्वल्स टू 3. ऐसे भी लिख सकते हो. यू कैन टेक एनी नंबर्स फ्रॉम द रियल नंबर्स. ओके. सो दिस वेरी सिंपल हाउ टू फ्रेमिंग इक्वेशंस. लेकिन वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या होता है, उसमें कुछ कंडीशंस दिया रहेगा और उस कंडीशंस के हिसाब से आपको इक्वेशंस फ्रेम करना पड़ेगा. और इसमें इक्वेशंस फ्रेम करने के बाद यू हैव 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस टू सॉल्व इक्वेशंस. लीनियर इक्वेशंस सॉल्व करने के लिए भी हैव 3 मेथड्स इन दिस इन 10th स्टैंडर्ड में. तो सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन. तो जैसे कि तुम्हारा अभी कुछ टॉपिक्स ओमिट है, इसलिए यहाँ पर मैं डायरेक्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे आ गया. अदरवाइज वी हैव एलिमिनेशन मेथड, वी हैव सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना. बट इफ यू सी इन आवर प्रैक्टिस सेट 1.1, प्रैक्टिस सेट 1.1 में बहुत सारे क्वेश्चंस ओमिट है. सो इसमें जो क्वेश्चन है 99x plus 101y is equals to 499. Okay, and one more equation is 101x plus 99y is equals to 501. सो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस नंबर चेंज होके भी आ सकता है, या फिर सेम एज इट इज क्वेश्चन भी आ सकता है. तो ऐसे टाइम पे को क्या करना रहेगा, यू हैव टू यूज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मेथड. ओके. इफ यू ऐड दिस टू इक्वेशंस, अब यहाँ पर अगर आप बोलेंगे हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे. सो एलिमिनेशन मेथड में आपको क्या करना पड़ता है, कोई भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट को, इट मींस इक्वेटिंग कोएफिशिएंट आपको करना पड़ेगा. सो इंस्टेड ऑफ इक्वेटिंग कोएफिशिएंट आपको क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए. ऐड करने से क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम आ जाएगा. जैसे कि करके देखते हैं. सो 99 प्लस 101 तुम्हारा हो जाएगा ये 10 200 x प्लस ये भी हो जाएगा 200 y, और ये हो जाएगा 10 अब इसमें 200 200 दोनों टर्म्स में 200 इज कॉमन, सो वी कैन टेक 200 x plus y is equals to 1000. So 0 0 0 0 5, it means x plus y is equals to 5. You have got one equation, मतलब एक इक्वेशन मिला x plus y is equals to 5.
ऐसा ही सब्ट्रैक्ट करके आपको एक और इक्वेशन लाना पड़ेगा, सेकेंड इक्वेशन आएगा। फिर दोनों इक्वेशन को आप इधर सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप कर सकते हो या फिर एलिमिनेशन मेथड से भी आप कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पर थिंग क्या है, आपको ये पता होना चाहिए क्वेश्चन देखने के बाद यहाँ पर मैं कौन सा मेथड यूज करूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड के लिए आप थोड़ा ध्यान में रखो, एलिमिनेशन मेथड के लिए आपको एटलीस्ट एक अपोजिट साइन होना चाहिए, तो इट विल बी इजी फॉर यू, और कोएफिशिएंट ऑफ एनी वेरिएबल शुड बी इक्वल। तो ये बात आपको ध्यान में रखेंगे तो अच्छा है। और सब्स्टिट्यूशन मेथड तो एकदम इजी है, जैसे कि अभी ये इक्वेशन मिला है मुझे। ओके, तो ये इक्वेशन में क्या करूंगा, आई विल टेक बाय दैट साइड, सो x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 5। अभी आपको सेकेंड इक्वेशन जो भी मिलेगा उसमें हम x के जगह पे 5 माइनस 5 सब्स्टिट्यूट करके वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, उसके बाद y भी हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो ए एकदम सिंपल है एंड यू ऑलरेडी स्टडीइंग फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी सब मेथड्स आप लोग कर चुके थे। ओके, अब हम देखते हैं ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड में भी एक इक्वेशंस लेता हूं मैं यहाँ पर तुम लोगों को समझाने के लिए। 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, और एक और इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। This about graphical method. So in this we are going to use a graph. So as you know, if you want to draw a graph, you must have a coordinates. So first we have to find coordinates with the help of these two linear equations. तो इसमें आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, एडिशन सब्ट्रैक्शन यूज करना नहीं चाहिए, क्योंकि ग्राफिकल मेथड में आपको प्योर ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता है, और ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको क्या लगता है, पॉइंट्स। पॉइंट्स मीन्स कोऑर्डिनेट्स। सो हाउ टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स, तो इसमें दो इक्वेशन है, तो फर्स्ट इक्वेशन को मैं क्या करूंगा, थोड़ा रीअरेंज करूंगा ये इक्वेशन को। आई विल राइट x इज इक्वल्स टू 4 माइनस वाई। तो ये मेरा सेकेंड इक्वेशन है, इसको मैंने रीअरेंज कर दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, x y x y ऐसे लेते हैं ना हम, एटलीस्ट 3 to 4 पॉइंट्स लेंगे तो अच्छा है। तो अब y, अब मैं समझूंगा y, इफ आई एम टेकिंग y 0, इट मींस यहाँ पर मैं y पुट करूँ, y के जगह पे 0 पुट करूंगा, तो x कितना मिलेगा, सिंपल है 4। तो तुम्हारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4, 0। ओके, वैसे अगर मैं y की जगह पे अब लेता हूँ मैं -2, सो -2 माइनस +2 हो जाएगा, इट मींस 4 + 2 6। ये तुम्हारा सेकंड कोऑर्डिनेट। ऐसे और दो पॉइंट्स लेंगे तो अच्छा है भाई। ऐसा ही फर्स्ट इक्वेशन को भी आप थोड़ा रीअरेंज करके अगर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, और दोनों लाइंस का, दोनों इक्वेशन का अगर कोऑर्डिनेट्स मिल गया आपको, सो यू कैन ड्रॉ द ग्राफ। और ग्राफ में भूलो मत, आपको क्या क्या लिखना रहता है, y एक्सिस, x एक्सिस। दिस हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो x एक्सिस होगा, और वर्टिकल लाइन जो रहेगा वो तुम्हारा y एक्सिस होगा। ओके, तो इसमें बताना क्या क्या लिखना है। एक्सिस पे नंबर सिस्टम 1 2 3, नेगेटिव नंबर्स, आउटसाइड पॉजिटिव नंबर्स, डाउन साइड नेगेटिव नंबर्स। ओके, तो ऐसे आप लोग ग्राफ भी कैसे, मतलब यहाँ पर मैं पूरा ओवरव्यू, जस्ट आई एम टीचिंग अबाउट आउटलाइन, पूरा अंदर डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज हमको रिवाइज करना है लास्ट टाइम पे। सो इन दिस वे यू कैन रिवाइज कि फ्रेमिंग इक्वेशन में मुझे क्या करना चाहिए। फ्रेमिंग इक्वेशन में मुझे ये जनरल फॉर्म याद रखना चाहिए कि ax + by + c = 0। a b c रियल नंबर्स होता है, और a और b कभी 0 नहीं होना चाहिए। ये बात ध्यान में रखेंगे तो आप यू कैन इजीली फ्रेम इक्वेशंस। अगर ऐसे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आया तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन करके दो इक्वेशन लाएंगे, और दो इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड और फिर एलिमिनेशन मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, वैसे ग्राफिकल मेथड के लिए आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, पहले कोऑर्डिनेट्स सबसे पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा। ओके, विदाउट कोऑर्डिनेट्स यू कैन नॉट ड्रॉ ग्राफ, तो ये बात ध्यान में रखो। नाउ वेरी सिंपल मेथड ऑफ दिस चैप्टर, क्रैमर्स रूल। एकदम सिंपल है ना ये। तो क्रैमर्स रूल में भी मैं कुछ इक्वेशन देता हूँ अभी तुम्हारे लिए। 5x + 3y = 5x + 3y = -11। Second equation is 2x + 4y
इज इक्वल्स टू -10। तो क्रैमर्स रूल में हमको क्या क्या फाइंड करना पड़ता है? क्रैमर्स रूल में सबसे पहले हमको फाइंड करना पड़ता है डिटरमिनेंट वैल्यू, इट मींस डी। उसके बाद हमको फाइंड करना पड़ता है dx, उसके बाद हमको फाइंड करना पड़ता है dy, उसके बाद हमको फाइंड करना पड़ता है x, उसके बाद हमको फाइंड करना पड़ता है y। से 1 2 3 4 5। इसमें अगर d dx dy अगर आपका गलत होता है तो x और y भी गलत हो जाएगा। सो इसमें मिस्टेक नहीं करना है। तो सिंपल मैं बता दूंगा इसमें क्या होता है। डिटरमिनेंट, हाउ टू फाइंड डिटरमिनेंट। इसमें फर्स्ट कॉलम जो रहेगा वो x का रहेगा और सेकेंड कॉलम जो रहेगा वो तुम्हारा y का कोएफिशिएंट होगा। ओके, सो x का कोएफिशिएंट 5 एंड 2, y का कोएफिशिएंट 3 and 4। डिटरमिनेंट, यू नो हाउ टू फाइंड डिटरमिनेंट। वेरी सिंपल, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस करो, 20 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 14। ओके, अब ऐसा ही आगे जब मैं dx फाइंड करने वाला हूँ तो इसमें बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं। तो वो गड़बड़ नहीं करने के लिए क्या करना चाहिए, dx, if you are finding dx, it means you must replace the values of x column with c। अभी देखो, अगर मैं जनरल इक्वेशन से कंपेयर करूंगा, इट इज ax प्लस by इज इक्वल टू c। तो x का कोएफिशिएंट को रिप्लेस करना है विद द c। तो अब c की जगह पे कौन है, -11 और -10। तो x का कॉलम पूरा रिप्लेस हो जाता है और y एज इट इज रहेगा। और इसके बाद क्या करना है आपको पता है, तो ये बात ध्यान में रखो। वैसे ही dy जब आपको फाइंड करना है तो dy में x कॉलम एज इट इज रहेगा और y का कॉलम जो है वो तुम्हारा रिप्लेस होगा विद c। इट मींस -11 -10। यू नो हाउ टू फाइंड डिटरमिनेंट। सो एक बार ये सब आ गया, सो x का फॉर्म, हाउ टू फाइंड dx अपॉन d एंड हाउ टू फाइंड y, इट्स dy अपॉन d। अब इसके बाद आता है वर्ड प्रॉब्लम्स। हाउ टू फाइंड, हाउ टू सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है, यू मस्ट नो how to frame linear equation in two variables with the help of given conditions। So linear equation in two variables में एक बात बताना भूल गया था मैं। जैसे कि कोई भी एक सम ऑफ सॉल्व करते हो रिलेटेड टू लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, आपको आंसर मिल जाता है, एक्स और वाई का सॉल्यूशन मिल जाता है। सो हाउ टू क्रॉस चेक योर आंसर इन एग्जाम्स, ये भी आपको थोड़ा आइडिया रहेगा तो अच्छा है मेरे हिसाब से। क्योंकि आपको आदत है जब घर में या फिर स्कूल में जब आप सम सॉल्व करते हो, आपका आंसर आने के बाद यू ऑलवेज क्रॉस चेक एट द बैक, जो भी लेसन के पीछे जो आंसर्स रहता है उससे आप लोग क्रॉस चेक करते हो या फिर डायरेक्ट से क्रॉस चेक करते हो। लेकिन एग्जाम में कैसे करेंगे, तो उसके लिए इट्स वेरी सिंपल, आपको पता भी होगा फिर भी मैं याद दिलाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे कि x इज इक्वल्स टू -1 आपको आंसर मिला और y का -2 मिला और ये इक्वेशन था 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू -11। उसके साथ एक और भी इक्वेशन होगा, सो यू कैन क्रॉस चेक विद एनी वन ऑफ द इक्वेशन। ओके, सो एक इक्वेशन में मैं क्रॉस चेक करूंगा, हाउ टू क्रॉस चेक। सो ये तुम्हारा LHS होगा एंड दिस RHS। ओके, सो LHS में क्या है, 5x प्लस 3y। अब 5x कितना मिला तुमको, -1 प्लस 3 माइनस y कितना मिला, -2। 5 इंटू -1 -5, 3 इंटू -2 -6 इज इक्वल्स टू -11। सो RHS आ गया। तो इन दिस वे you can cross check your answer at the end of the paper। ओके, या फिर सम सॉल्व हो जाने के बाद भी आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा, थोड़ा जो भी मिस्टेक होने वाला है वो नहीं होगा। ओके, सो ओके, नाउ नेक्स्ट वी मूव टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन दिस लेसन बहुत सारा टॉपिक्स कमिट किया हुआ है, सो इट बिकम्स अ वेरी इजी, तो थोड़ा इजी चैप्टर बन जाता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें भी आपको एक जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हाईएस्ट डिग्री शुड बी 2, तो ही हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। अब इसमें a b c आर रियल नंबर्स एंड इन दैट a शुड नॉट बी 0, मतलब a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, बिकॉज
a is the coefficient of x square. अगर a 0 होगा तो x square भी 0, एनीथिंग मल्टीप्लाई विद 0 विल गेट 0, तो x स्क्वायर वैनिश हो जाएगा. जब स्क्वायर का टर्म वैनिश हो जाएगा सो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं देगा. इसलिए a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए. अब b और c 0 लेंगे तो भी चलेगा, बिकॉज इट्स अ रियल नंबर. रियल नंबर्स में सब नंबर्स आता है. सो इसमें वन मार्क्स का क्वेश्चंस में चांसेस है क्या क्या आ सकता है, जैसे कि राइट एनी टू इक्वेशंस, एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आपकी मर्जी का आप कुछ भी लिख सकते हो 1 मार्क के लिए. या फिर कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा एमसीक्यू में और पूछेंगे कि ये चारों में से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो आपको क्या देखना पड़ेगा, जो भी है आपको इस पे फोकस करना पड़ेगा कि आईएस डिग्री 2 है या नहीं. या फिर घुमा फिरा के इक्वेशन दिए तो उसमें सॉल्व करो थोड़ा और चेक करो कि आईएस डिग्री 2 आ रहा है या उससे कम आ रहा है या उससे ज्यादा आ रहा है. अगर आईएस डिग्री 2 से कम आता है सो नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आईएस डिग्री 2 से ज्यादा देता है तो भी नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आईएस डिग्री शुड बी 2 only, then only we can say that it is a quadratic equation. Okay, now write values of abc. इसमें क्या होगा, कुछ इक्वेशन दिया रहेगा, आपको उसको पहले अरेंज करना पड़ेगा जनरल फॉर्म, रीअरेंज करना पड़ेगा. रीअरेंज करने के बाद उसमें आपको ए का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू क्या है वो भी लिखना पड़ेगा. तो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आ सकता है. तो ऐसे प्रैक्टिस करो थोड़ा. इट इज ओनली रिवाइज पार्ट. इसमें मैं आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं दिखाने वाला हूँ. बस आपको एक आइडिया लेना चाहिए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं. Okay, now factorization method. So now we are moving to the part of solving quadratic equation. So right now we only two methods. One is factorization method and other is formula method. दोनों भी एकदम सिंपल है. factorization method आप लोग 8 9 स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो. सपोज एक इक्वेशन है तो इसमें आपको एक स्टेप्स याद रखेंगे तो बहुत अच्छा है. तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सॉल्विंग एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड. इसमें सबसे पहले आपको फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना चाहिए. दिस योर फर्स्ट स्टेप. ये स्टेप्स याद रखो. सो इफ यू मल्टीप्लाई दिस टू थिंग यू विल गेट 13m². ओके, जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 13m² आता है. अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इसका दो फैक्टर्स आपको ऐसा लेना चाहिए जिसको प्लस या माइनस करने पर मिडिल टर्म मीन्स -14m आना चाहिए. 13m² जो आपको फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करने पर मिला है. अभी 13 का ऐसा फैक्टर्स आपको लेना पड़ेगा, वो दो फैक्टर्स को प्लस या माइनस करने पर आपको मिडिल टर्म आना चाहिए. So 13, you know 13 is a prime number. 13 प्राइम नंबर है तो चांसेस क्या है, 13 बन जाइए. 13 बन जा 13. इधर m² है तो दोनों में m आएगा. अब बात ये है दोनों को प्रेस करने पर -14 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है. सो इट मीन्स दोनों में थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा. प्लस माइनस कहीं पर तो देना पड़ेगा. अगर इसमें सिर्फ एक को माइनस दूंगा तो नहीं चलेगा क्योंकि -13 1 हो जाएगा -12. सो हमको फिर से मिडिल टर्म नहीं आ रहा है. और वो भी -13 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 13 आता है, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, तो दोनों को माइनस दे दूंगा. सो इन दिस वे यू कैन. तो फैक्टर्स में लिया. ओके, मीन्स -13m एक है और -m. तो इसमें पुट एट द प्लेस ऑफ मिडिल प्लेस आपको ये सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. फिर कॉमन फैक्टर्स आपको बाहर लेना पड़ेगा. यू विल फाइंड m का वैल्यू ऐसे मिल जाता है. सो फैक्टराइजेशन मेथड में ये आपको फैक्टर्स निकालना आना चाहिए. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द फॉर्मूला मेथड. फॉर्मूला मेथड भी इसमें सपोज यही इक्वेशन को अगर मैं लेता हूँ m² -14m + 13, अगर यही इक्वेशन को मैं लेता हूँ तो इसमें आपको a का वैल्यू मिल जाता है 1, b का वैल्यू मिल जाता है -14 और c का वैल्यू मिल जाता है 13. तो विद द हेल्प ऑफ दिस a b c फर्स्ट वी फाइंड डेल्टा, मतलब b² - 4ac का वैल्यू फाइंड करके लूँगा. फिर b² - 4ac की जगह पे जो भी वैल्यू आता है मैं यहाँ पे पुट करूँगा. तो ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए. सो फाइंड
यहाँ पर x हो सकता है, y भी हो सकता है, कोई भी आप अल्फाबेट आप ले सकते हो। डिपेंड ऑन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल है वही वेरिएबल आपको लेना पड़ेगा। ओके, तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व, यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ x का दो वैल्यूज मिलेगा। नाउ द लास्ट वन, नेचर ऑफ फ्रूट्स। इसमें भी 2 मार्क्स से 1 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है। नेचर ऑफ फ्रूट्स, उसके लिए डेल्टा, डेल्टा मीन्स अगेन बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब आप बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करते हो और उसका वैल्यू एग्जैक्ट 0 आता है, सो वो रूट्स हो जाएगा रियल एंड इक्वल। अगर डेल्टा का वैल्यू आप फाइंड किए और ग्रेटर देन 0 आया, ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव नंबर आया, सो इट मीन्स रियल एंड अनइक्वल हो जाता है रूट्स। ओके, अब डेल्टा अगर लेस देन 0 आया, लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव नंबर में आपका आंसर आया, तो वो हो जाएगा नॉट रियल। ओके, सो दिस आर द 3 नेचर ऑफ रूट्स। ये भी 1-2 मार्क्स में आ सकता है। अब लास्ट वाला ये बचा है, देखो, फ्रेमिंग लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स विद हेल्प ऑफ गिवन रूट्स। यहाँ पर रूट्स दिया रहेगा, रूट मीन्स अल्फा का वैल्यू दिया रहेगा और बीटा का वैल्यू भी दिया रहेगा, अल्फा बीटा। सो अल्फा बीटा का वैल्यू बस आपको एक बार अल्फा प्लस बीटा फाइंड करने का, एक बार अल्फा बीटा, इट मींस अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करने का, इट मींस जो भी नंबर दिया रहेगा, समझो 3 और 5 दिया, तो एक बार दोनों को प्लस करने का और एक बार दोनों को मल्टीप्लाई करने का, जो भी आता है ये इक्वेशन में पुट करने का, यू विल आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। ओके, सो इन दिस वे कीप ऑन प्रैक्टिसिंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थोड़ा जनरल रखो कि क्या क्या फॉर्मूलास है, वेरी सिंपल फॉर्म, इसमें ज़्यादा फॉर्मूलास है नहीं। जनरल फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूला मेथड के लिए फॉर्मूला याद रखो, डेल्टा का फॉर्मूला याद रखो, नेचर ऑफ रूट्स याद रखो, फैक्टराइजेशन मेथड तो आपको फैक्टर्स निकालना आना चाहिए। दैट्स इट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो इसमें कैसे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आ सकता है तो एक बार देख लेते हैं। सो आइडेंटिफाइंग एन एपी, 1 मार्क क्वेश्चन में ऑलरेडी एक सीक्वेंस दिया रहेगा, उसमें से आपको बताना पड़ेगा कि वो जो सीक्वेंस है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। सो हाउ टू आइडेंटिफाई, इट्स वेरी सिंपल, यू हैव टू फाइंड टी। जो भी सीक्वेंस दिया रहेगा उसमें हमको डी फाइंड करना पड़ेगा, और डी फाइंड करने का फॉर्मूला है t2 माइनस t1। इट मींस सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करेंगे, यू विल गेट डी। तो ऐसे और 2 टर्म्स का, जैसे कि t3 माइनस t2, अगर दोनों का डी सेम आया सो वो हो जाएगा ए। अगर दोनों का डी सेम नहीं आया सो नॉट एन एपी। ये बात आपको पता होना चाहिए, हाउ टू फाइंड टी। ओके, द सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन हो सकता है राइटिंग एन एपी। ए और डी दिया रहेगा, ए इटसेल्फ और t1, मतलब फर्स्ट टर्म को ही हम ए बोलते हैं। ओके, और डी का भी कुछ वैल्यू दिया रहेगा और बोलेंगे फाइंड दिस राइट एन एपी विद द हेल्प ऑफ दिस ए एंड डी। सो इसमें आपको टर्म्स फाइंड करना पड़ेगा। तो टर्म्स फाइंड करने के लिए अगेन यू हैव अ फॉर्मूला दैट t2 is equals to t1 plus d, t3 is equals to t2 plus d। बस जो भी तुम्हारा टर्म्स है उसमें डी डी ऐड करते जाने का, सो यू गेट अ सीक्वेंस। तो ये फॉर्मूलास आपको याद रहना चाहिए। ओके, नाउ इसमें we have a 2 formula, that is to find term and to find sum of the terms। टर्म टी एन और एस एन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और जब सम ऑफ टर्म्स पूछते हैं तो वहाँ पर टी एन का फॉर्मूला यूज करते हैं, जब टर्म फाइंड करने बोलते हैं तो एस एन का फॉर्मूला यूज करते हैं। सो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए तो आपको क्या करना चाहिए, जब भी कोई भी एक सीक्वेंस दिया रहेगा, ओके, कुछ सीक्वेंस दिया है और इसने आपको t1 t2 t3 का वैल्यू दिया है और पूछेंगे कि t16 वैल्यू कितना हो सकता है। इसका मतलब ऐसे समझो, यहाँ पर मैं एक सीक्वेंस ले लेता हूँ, मैं 2 4 6 8 ऐसा अगर मैं लिखते जाऊंगा, सो ये तुम्हारा है t1, ये तुम्हारा है t2, दिस इज t3, दिस इज t4। तो ऐसे अगर मैं सीक्वेंस लिखते जाऊंगा तो एट द t16 पे कौन सा नंबर आएगा ये हमको बताना है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1t। तो अब इसमें tn
ये n क्या हो जाएगा, n मीन्स ये लास्ट टर्म कितना है, n 16 हो जाएगा। ओके, नाउ a विल बी द फर्स्ट टर्म, सो a तुम्हारा 2 हो जाएगा। अब बचा d क्या होगा, d के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपल 4 माइनस 2 2 6 माइनस 4 2 8 माइनस 6 2, तो सब 2 आ रहा है, सो d इज इक्वल टू 2। तो आपको तीनों मिल गया, सो यू कैन फाइंड tn वेरी इजीली। ओके, तो ऐसा ही अगर एस एन का फाइंड करने के लिए इसमें क्या होता है, इसमें भी एक सीक्वेंस दिया रहेगा, समझो 2 4 6 8 ऐसा दिया है। अगर मैं ऐसा लास्ट तक लिखते जाऊंगा 56 तक, तो ये सब का सम कितना होगा। तो एस एन के लिए यहाँ पर कितना सम से वो पहले बताते हैं, कितना टर्म से। ऐसे समझो ये पूरा, फॉर एग्जांपल ये पूरा 24 टर्म्स है, ये पूरा 24 टर्म्स है। सो 24 टर्म्स का सम मुझे फाइंड करना है, तो इसके लिए ये तुम्हारा हो जाएगा n इक्वल टू 24। ओके, और a का वैल्यू 2 हो जाएगा और d का वैल्यू भी 2 रहेगा। फिर आप फाइंड करेंगे तो आपको sn मतलब s 24 आपको मिल जाएगा। इसमें n 56 नहीं होगा, बहुत सारे बच्चे n इज इक्वल टू 56 लिखते थे, लेकिन वो गलत, क्योंकि वो लास्ट टर्म है। तो लास्ट टर्म ये कितना टर्म है, T1 T2 T3 T4 T6 T5 T6 T7 T8 ऐसे मैं लिखते जाऊंगा। सो लास्ट 24th टर्म इज अ 56। तो 56 नॉट अ n, दैट इज नंबर ऑफ टर्म, मतलब T24 है। सो T24, इसलिए n की जगह पे 24 आएगा। ओके, तो ये बात ध्यान में रखो। एपी इज अ वेरी सिंपल लेसन, इसमें कुछ भी ओमिट नहीं है और फॉर्मूलाज भी सिर्फ दो ही हैं। अगर क्वेश्चन जो भी आता है ये दोनों के रिलेटेड ही आएगा। सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, डोंट फॉरगेट फॉर्मूलाज। ओके, सो द लास्ट चैप्टर फ्रॉम दिस अलजेब्रा, दैट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में आपको क्या क्या पता होना चाहिए, कौन से टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। इसमें मोस्टली यू ऑलरेडी नो दैट इन दिस प्रैक्टिस सेट देयर आर रिपीटिशन ऑफ क्वेश्चन, जो है मोस्टली सेम। वन कॉइन इज टॉस, अगर मैं वन कॉइन टॉस करता हूँ तो आपको क्या क्या पॉसिबिलिटीज आता है, दैट इज यू नो हेड और टेल, ओनली टू पॉसिबिलिटीज। वैसे अगर मैं टू कॉइन्स टॉस करता हूँ, मैं एच एच आ सकता है, टी टी आ सकता है, सो ऑन यू कैन राइट इट। वैसे अगर थ्री कॉइन्स में टॉस करता हूँ, सो हेड हेड हेड, या फिर टेल टेल टेल, या फिर हेड हेड टेल, या फिर हेड टेल हेड, ऐसे पॉसिबिलिटीज आता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये क्वेश्चन आया तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज आता है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रहना चाहिए तुरंत। वैसे वन कॉइन एंड वन डाई थ्रो आता है, तो इसमें आपको सेपरेटली अलग अलग नहीं लिखना है कि वन कॉइन का अलग हेड एंड टेल अलग लिखेंगे और वन डाई का 1 2 3 4 5 6 अलग लिखेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे लिखते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो इसमें ऐसा नहीं लिखना रहता है, तो इसमें आपको साथ में लिखना रहता है। साथ में मीन्स जैसे कि हेड के साथ 1 आ सकता है, हेड के साथ 2 आ सकता है, हेड के साथ 3 आ सकता है, हेड के साथ 4, हेड के साथ 5, हेड के साथ 6। वैसे अभी टेल, टी के साथ 1 आ सकता है, टी के साथ 2 आ सकता है, टी के साथ 3, T4 T5 T6 साथ में ही लिखेंगे। तो इसमें आपको पॉसिबिलिटीज पता चलेगा। फिर इसके बाद जो भी इवेंट्स दिया रहेगा उस इवेंट्स के हिसाब से आपको फिर से दूसरा सेट बनाकर उसका प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करना पड़ेगा। और सिंगल डाई इज थ्रोन, इसमें तो 1 2 6 आएगा, और टू डाई थ्रोन में आपको पूरा 56 पॉसिबिलिटीज आता है। और आपको तो पता ही है, ऑलरेडी एग्जाम दे चुके थे आपने, सो यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस। तो प्रोबेबिलिटी लेसन में अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे, इट्स अ वेरी सिंपल चैप्टर एज कंपेयर टू द थ्री रेस्ट ऑफ द थ्री चैप्टर्स। ओके, बस आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज आता है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट 52 प्लेइंग कार्ड्स, एक्चुअली इसमें इतना है नहीं, फिर भी हम थोड़ा 52 प्लेइंग कार्ड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या क्या होता है, जैसे कि 52 में से इफ यू सी 26 कार्ड्स, दो टाइप्स ऑफ कार्ड्स में डिवाइड हो जाता है, 26 एंड 26। दैट इज कलर, दिस इज ब्लैक और ये रेड, मतलब 26 ब्लैक रहेगा और 26 रेड रहेगा। अब ये ब्लैक में क्या क्या हो सकता है,
ब्लैक में अगेन वी हैव टू टाइप्स ऑफ कार्ड्स, ओके, एक स्पेड होगा और एक क्लब होगा, ऐसे स्पेड एंड क्लब, ये दोनों भी 13 13। वैसे रेड में अगर आप देखेंगे, एक होता है डायमंड, ये भी 13, और एक होता है 13 13 कार्ड्स, क्लब 13, स्पेड 13, डायमंड 13 और हार्ट भी 13, पूरा 13 कार्ड्स। अब ये 13 कार्ड्स में क्या क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। 13 कार्ड्स में इंक्लूड होगा 2 से नंबर स्टार्ट होता है, 2 3 अप टू 10, ओके। फिर इसके साथ 3 फेस कार्ड्स होता है, जैसे कि क्वीन, जैक एंड किंग। इसमें 3 कार्ड्स होगा, इसमें 3 फेस कार्ड्स, इसमें 3 फेस कार्ड, इसमें 3 फेस कार्ड, ऐसे पूरा 12 फेस कार्ड्स होता है। 12 फेस कार्ड्स मीन्स क्या है, इसमें एक क्वीन का, जैक का, किंग का फेस दिखता है, इसलिए इसको हम फेस कार्ड बोलते हैं, ओके। इसके अलावा एक और कार्ड होता है, दैट इज एस, ए कार्ड। तो ऐसे आपको 4 एस कार्ड, क्लब क्लब का 4, क्लब का एक, स्पेड का एक, डायमंड का एक, हार्ट का है, ऐसे आपको, ओके। ये क्लब होता है, क्लब, स्पेड, डायमंड, हार्ट, ओके, क्लब, स्पेड, डायमंड एंड हार्ट। तो इसमें 2 to 10 नंबर सब में होगा, और क्वीन, जैक, किंग भी सब में होता है 3 3। तो वैसे पूरा 12 फेस कार्ड्स, आपको ध्यान में रखो, 12 फेस कार्ड्स, ओके। अगर ये फेस कार्ड्स में अगर बोलेंगे सिर्फ क्वीन आना चाहिए, तो पूरा क्वीन कितना होता है, इसमें एक 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 पूरा हो जाता है 4, ओके। तो ऐसा आपको पता होना चाहिए कि 4 क्वीन होता है, 4 जैक होता है, 4 किंग होता है, अगर अलग अलग पूछेंगे तो। और साथ में पूछेंगे फेस कार्ड्स, तो टोटल 12 फेस कार्ड्स, वो भी मैं लिख कर बताऊंगा। 4 क्वीन कार्ड्स, 4 किंग, 4 जैक एंड 4 एस, ओके। सो प्रोबेबिलिटी में इतना डिफिकल्ट क्वेश्चंस पॉसिबल नहीं है, सो जितना भी प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन से, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग ऑन दैट। उसके अलावा प्रॉब्लम सेट का भी थोड़ा प्रैक्टिस करो, कुछ हॉट क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते रहो। जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो, अभी जो 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 मैंने फॉर्मूलाज या कंसेप्ट बताया, वही कंसेप्ट के रिलेटेड आपका क्वेश्चन रहेगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।